सम्माननीय डिप्टी स्पीकर महोदय, 1958 का मर्चेंट शिपिंग एक्ट, उसमें जो सुधार करने के लिए जो प्रस्ताव मैंने रखा, उसके ऊपर सम्माननीय सदस्यों ने उसका समर्थन किया और विभाग के बारे में बहुत अच्छे सुझाव दिए। इसलिए मैं सम्माननीय सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। सम्माननीय उपसभापति महोदय, ये जो बिल है ये फॉरेन वेसल्स के लिए पूरी तरह से एप्लीकेबल है। उसके साथ साथ इस बिल के दृष्टि से जो प्रोविजंस है वो भी उनके ऊपर लागू है। जहां तक हमारे पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटी थी, उन्होंने सुझाव दिया था कि इसके बारे में हमारे देश में जिस प्रकार से उन्होंने जो सुझाव दिया वो हमने स्वीकार किया है कि 500 टन ग्रॉस वजन के नीचे वाले जो है हमारे देश में, उसमें ये लागू नहीं होगा। इनलैंड वाटरवेज में भी ये प्रोविजन लागू नहीं होगी और इसलिए स्वाभाविक रूप से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो है, जो नियम बने हैं आईएलओ में, वो निश्चित रूप से इंडियन सी में निश्चित रूप से लागू होंगे। ये मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं। जहां तक इस बिल को लेकर कुछ लोगों ने चिंता जताई है सी फेयरर्स के बारे में, और विशेष रूप से सोमालिया में जो हुआ, हाईजैकिंग हुआ, किडनैपिंग हुआ, उसके बाद में काफी चिंता है। और मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं कि इस समय कि एक भी हमारा व्यक्ति कहीं भी हाईजैकिंग किया हुआ कहीं नहीं है। सबके हमने मुक्तता हुई है और अभी ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है। जहां तक फिशरमैन के बारे में कहा था, उसके बारे में मैं बीच में रामेश्वरम गया था, तब मेरे साथ हमारे राज्य मंत्री पोन्ना राधाकृष्णन जी भी थे। तब वहां के फिशरमैन के परिवार के लोग भी मुझे मिले थे और उन्हें अपनी व्यथा बताई थी। बार बार तमिलनाडु और श्रीलंका, उसके बीच में फिशरमैन के सामने समस्या खड़ी होती है और इसलिए उस परिवार का दुख और दर्द समझने के बाद मैंने यहां आकर प्रधानमंत्री जी से और विदेश मंत्री जी से बातचीत की और उनकी भावना, उनका जो निवेदन उन्होंने मुझे दिया था वो मैंने उनको सौंपा और मैंने उनसे प्रार्थना की थी कि आप श्रीलंकन सरकार से बात करिए। और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने श्रीलंकन सरकार के राष्ट्रपति जी से, प्रधानमंत्री जी से और विदेश मंत्री जो है उन्होंने भी विदेश मंत्री जी से बात की और वहां के जो फिशरमैन थे उनकी भी मुक्तता हुई और उनकी सजा भी अब कोई होने का सवाल नहीं थी। जहां तक फाइन के बारे में आपने कहा, ये सही है कि वो अमाउंट बहुत कम है, पर स्वाभाविक रूप से वो भी स्टैंडिंग कमेटी जो पार्लियामेंट्री है उसका रिकमेंडेशन है, पर उसके साथ बढ़ाना चाहिए। आपकी भावना है, पर जो रिकमेंडेशन है वो हमने स्वीकार किया है। एज के बारे में बहुत लोगों ने सवाल उठाया। ये एज पहले 15 था, अब 16 हुआ है और इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस में ये एज 16 ही है। जैसे सम्मान्य सदस्य जी ने कहा कि ये अप्रेंटिसशिप का ट्रेनिंग का पहला पार्ट है और इसलिए उनको ट्रेन करके बाद में उसमें जाते हैं और इसलिए इंटरनेशनल नॉर्म्स जो है, स्टैंडर्ड्स है, उससे के आधार पर ये 16 एज निश्चित किया गया है। जहां तक प्रशिक्षण और रोजगार के समय में पश्चिम बंगाल है, साउथ इंडिया है, चेन्नई है, अनेक समुद्र तट जो है उसमें लोगों ने अपेक्षा व्यक्त की है। एक बात यह भी सही है, अभी सम्मान्य सदस्य ने कहा कि हमारी शिपिंग इंडस्ट्री की अवस्था अच्छी नहीं है और हमारे देश से पूरे वर्ल्ड में 6.5 लाख ऐसे लोग हैं जिनको इस इंडस्ट्री में इंटरनेशनल लेवल पर उनको रोजगार मिला है। पर अब हमारे पास ऐसे बेरोजगारों की संख्या 6000 है कि जिनको हम अप्रेंटिसशिप का ट्रेनिंग ही नहीं दे सकते, क्योंकि हिंदुस्तान की शिपिंग इंडस्ट्री की अवस्था अच्छी नहीं है। और इसलिए मैंने डिपार्टमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटीज के साथ और स्किल डेवलपमेंट के मंत्री उनके साथ भी एक प्रस्ताव दिया है कि इसमें 10 लाख रुपए का खर्चा आता है, क्योंकि विदेशी फ्लैग का जो शिप है उसके ऊपर अगर ट्रेनिंग लेना है तो हवाई जहाज से उस देश में जाना और 1 साल रहना, और स्वाभाविक रूप से वहां अप्रेंटिसशिप में कोई तनख्वाह नहीं मिलता, तो ये 1 साल का खर्चा 10 लाख रुपए होता है। और ये 10 लाख रुपए खर्चा करने के लिए स्वाभाविक रूप से आज कोई गरीब जो पिछड़ा वर्ग का है, माइनॉरिटी का है, वो नहीं कर सकते। तो मैंने मिनिस्ट्री को प्रस्ताव दिया कि उनको ये लोन के रूप में या अनुदान के रूप में अगर ये पैसा मिलता है तो उनको सर्विस मिलने के बाद वो 6 महीने के अंदर ये पैसा वापस कर सकते, इतना अच्छा तनख्वाह मिल सकता है। तो मुझे इस बात की खुशी है कि उन्होंने ये प्रस्ताव को मान्य किया है और हमने 50 करोड़ रुपए स्किल डेवलपमेंट के साथ इस प्रस्ताव के लिए हमने कैबिनेट से भी प्रस्ताव भेजा है। Let him finish. Please don't interfere.
Please, Minister, you continue. Let him address the chair. आपने अच्छी बात कही। मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमने ऑलरेडी शिपिंग कॉर्पोरेशन इंडिया का जो एक शिप है उसको ट्रेनिंग शिप करके चालू करने का निर्णय किया है और उस पर भी ट्रेनिंग हो रहा है। नहीं, हो गया, निर्णय हो गया, जल्दी की बात ही नहीं। पर प्रॉब्लम ये है कि एक शिप पर हमारी वेटिंग लिस्ट है 5000 की और एक शिप पर हम साल भर कितने लोगों को ट्रेनिंग दे सकते हैं? तो मुश्किल है। नहीं, 500 भी नहीं दे सकते। इसलिए हमारे पास एक शिप को कैपिटल इन्वेस्टमेंट इतनी बड़ी होती है कि यह मुश्किल है। दूसरी ओर फॉरेन फ्लैग जो शिप है उनके पास लोगों की जरूरत है, पर 10 लाख रुपए खर्चा करने की तैयारी नहीं। इसलिए स्वाभाविक रूप से इस स्कीम के अंदर हमारे भारतीय युवाओं को हम लोग फॉरेन फ्लैग में शिप में कैसे अवसर मिले, इसलिए योजना शुरू की और इससे हमारे यहाँ के बेरोजगारों को निश्चित रूप में इसमें रोजगार मिलेगा। और प्रशिक्षण के बारे में भी ये बात जरूर है, हमारी यूनिवर्सिटी भी है चेन्नई में। और एक बात सच ये है कि ये शिपिंग के तरफ, इनलैंड वाटरवेज के तरफ, इसके तरफ हम लोग बहुत पीछे हैं। अभी सम्मान्य सदस्य ने जो बात कही है कि मुझे भी इस बात का यह होता है कि हम लोगों ने इसके बारे में ठीक प्रकार से अभी तक काम नहीं हुआ है। ये क्षेत्र बहुत बड़ा है और स्वाभाविक रूप से इसमें एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा है और उसमें इकोनॉमी भी है, एनवायरमेंट भी है। अगर उदाहरण के लिए अगर हम माना जाए कि रोड से अगर जाएंगे तो 1.5 रुपए खर्चा आता है और रेलवे से जाएंगे तो 1 रुपया आएगा और पानी पे जाएंगे तो 50 पैसे खर्चा आएगा। और ये पोल्यूशन को कम करने वाला नहीं, समाप्त करने वाला है। हमारा देश में ऐसा होता है कि जो ज्यादा पोल्यूशन करते हैं उनको ज्यादा सब्सिडी और इंसेंटिव हम देते हैं और जो कम पोल्यूशन करते हैं उनको हम पेनलाइज करते हैं या उनको कोई प्रोत्साहन नहीं देते। ऐसी नीति में हुआ है और इसलिए इनलैंड वाटरवेज को हमने गुड्स और ट्रांसपोर्ट इसमें इंकरेज करने का तय किया है। जो चिंता आपने व्यक्त की वो बिल्कुल सही है। अभी जैसे आपको बताया जाए कि हमारे चेन्नई में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है और वहां अनेक अच्छी गाड़ियां बनती है। वहां की गाड़ियां ट्रक से दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में आती है और यहां की मारुति की गाड़ियां ट्रक में भर के वहां जाती है। तो अभी हमने रोरो सर्विस शुरू की है। ये रोरो सर्विस ये है कि चेन्नई से 150-200 ट्रक में जहाज लेकर मुद्रा में आएंगे और यहां के दिल्ली के ट्रक वहां चढ़ेंगे और वहां के ट्रक उतर जाएंगे। वो सर्विस को हमने अभी टेंडर निकालने के लिए बताया। दूसरी और अच्छी बात आपको बताता हूं, पहली शुरुआत वहां से कर रहे हैं। आप चिंता मत करो, आप मेरे ऊपर विश्वास रखिए। पिछले 25 साल में बंगाल में जितना काम नहीं होगा 5 साल में हमारी सरकार आपके राज्य में करेगी। आपके पास अभी सागर पोर्ट का भी निर्णय हमने किया, मैं आपको बताऊंगा, आप चिंता मत करिए। आपके साथ कोई, मैं ये बात जरूर है कि आपने कहा कि मैं तो नागपुर में हूं, पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना मैंने बनाई, नेशनल हाईवे के बारे में पहली योजना बनाई जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और मैं ये प्रामाणिकता से कबूल करता हूं। हाँ, मैं प्रामाणिकता से ये कबूल करता हूं कि इनलैंड वाटरवेज के महत्व को मेरे ध्यान में कभी आया नहीं और इसमें मुझे कोई संकोच नहीं होता। और मैं ये मानता हूं कि हिंदुस्तान का जीडीपी अगर बढ़ाना है, नया एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल अगर खड़ा करना है तो इनलैंड वाटरवेज को सबसे ज्यादा प्राधान्य देना चाहिए और देने का काम सरकार करेगी। दूसरी और आपको कलकत्ता की बात अच्छी बताता हूं। हाँ, वो भी बता रहा हूं, आप थोड़ा समय दीजिए, सबके जवाब देता हूं। जो इंपोर्टेड कोल हल्दिया में आता था, आप सुनिए, जो इंपोर्टेड कोल हल्दिया में आता था, पहली बार हमारी सरकार ने वो इंपोर्टेड कोल को हल्दिया से कलकत्ता तक बार्जेजेस में डालकर पहले उसको पहुंचाने का काम शुरू कर दिया। दिस इज द फर्स्ट टाइम। दूसरी बात, गोवा से मुंबई जो जेएनपीटी में कंटेनर आते थे वो मुंबई गोवा रोड से आते थे। हमारे कोंकण के एमपी बैठे, मैं रोड का भी मंत्री हूं, मुझे बड़ा दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि हर साल 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं और 1.5 लाख लोगों की मृत्यु होती है। ये गोवा रोड तो एक मृत्यु का ट्रैप बना हुआ है, मुंबई गोवा। अब उसको 4 लेन कंक्रीट का हम बना रहे पर उसको समय लगेगा। तो मैं जब गोवा में गया था तो मैंने कहा कि इसको हम लोग, ये जो कंटेनर ट्रैफिक है पूरा, ये जेएनपीटी टू गोवा, ये आप प्राइवेट किसी को देखो और शुरू करो। और मुझे इस बात की खुशी है कि चौगुले शिप कंपनी ने सप्ताह में एक बार गोवा के पूरे कंटेनर शिप में डालकर जेएनपीटी में पहुंचाने की शुरुआत की और ये इतना सक्सेसफुल हुआ कि सप्ताह में एक बार के बजाय अब दूसरी बार भी उन्होंने अनुमति मांगी और दूसरा शिप भी शुरू हो रहा है।
और धीरे धीरे हम ये कोशिश करेंगे कि हमारा इंपोर्टेड कोल जो आ रहा है, वो आयरन ओर आ रहा है, कंटेनर ट्रैफिक है, या ऑयल के लिए एडिबल ऑयल इंपोर्ट हो रहा है, इन सब के बारे में हम पोर्ट में निश्चित रूप से इसकी व्यवस्था करेंगे। जहां तक आपने ड्राफ्ट के बारे में भी कहा कि ड्राफ्ट के बारे में, जहां 20 मीटर ड्राफ्ट होता है वहां 2 लाख टन का शिप आता है, और हमारे यहां 13 मेजर पोर्ट हमारे साथ है, माइनर पोर्ट स्टेट गवर्नमेंट के साथ है, और ये ड्राफ्ट मेंटेन करना और ये एक एक पोर्ट में बहुत कठिनाइयां है। और इसलिए गोवा में पहली बार हमने निर्णय किया, क्योंकि गोवा पोर्ट का ड्राफ्ट है 14 मीटर, वो ड्राफ्ट 20 मीटर करना था, और उसके लिए 550-600 करोड़ रुपए लगने वाले थे। अब सरकार के पास तो इतने पैसे नहीं है, तो मैं पीपीपी मॉडल में, देश का पहला रोड पीपीपी मॉडल में करने का सौभाग्य मुझे मिला, तो मैंने कहा कि इसको पीपीपी मॉडल में किया जाए। और स्टेट बैंक के जो इंस्टीट्यूशन है, कैपिटल कैप के, जो उन्होंने इसका अध्ययन किया, और गोवा में पहला पीपीपी मॉडल पर 20 मीटर का ड्राफ्ट बनाने का प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, जिसके कारण 2 लाख टन का शिप आएगा, और पर टन $25 पर टन बचत होगी, और जितनी बचत होगी उससे कुछ बचत उस खर्चे में जाएगी, और 3-3.5 साल में उसके पैसे भी वसूल हो जाएंगे। तो ये सरकार का पैसा खर्चा किए बिना ये काम हो सकता है। एसबीआई कैप, यस। उनके एमडी कल ही मुझे मिले, उन्होंने उसका अध्ययन किया है। आपने दूसरी बात कही कि आप वाराणसी और आपके कलकत्ता के हल्दिया के बीच में शुरू की है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इलाहाबाद से, इलाहाबाद नहीं हो पाएगा, पहला वाराणसी टू हल्दिया होगा। इलाहाबाद में थोड़ा प्रॉब्लम है, वो सेकंड में होगा। और वाराणसी हल्दिया यानी कलकत्ता, ये 4200 करोड़ रुपए हमने दिए हैं, और 3 महीने के अंदर हम टर्मिनल्स का काम शुरू कर रहे हैं। और निश्चित रूप से वाराणसी से लेकर आप 1 साल के अंदर, वैसे तो अभी भी हमने कुछ और सुधार किए हैं, निश्चित रूप से आप पैसेंजर और गुड्स का ट्रांसपोर्ट कर सकेंगे गंगा में, और ये संभव है, और ये काम की शुरुआत 3 महीने के अंदर शुरू हो जाएगी। हाँ, मैं आपको बताता हूं, नहीं उसका ये बिल में संबंध में नहीं है, पर आप पूछ रहे तो मैं बताता हूं। 45 मीटर की विड्थ है और 5 मीटर का ड्राफ्ट है, और जैसे एयरपोर्ट बने हैं वैसे वाटर पोर्ट और सी पोर्ट बनाने का विशेष रूप से जो एम्स्टरडैम जो है, हॉलैंड के सरकारी एजेंसी को लेकर हम उसका डिजाइनिंग कर रहे हैं, और उसके ऊपर ये काम हो रहा है। और इसमें 4200 करोड़ सरकार ने दी, वही वर्ल्ड बैंक ने दिए, और वो पैसे से ये काम होगा। जहां तक हमारे यहाँ एक और बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ गुड्स ट्रांसपोर्ट में, चाइना में टोटल गुड्स ट्रांसपोर्ट और पैसेंजर ट्रांसपोर्ट 20% पानी पर है, और हमारे देश में 0.50% है। तो ये हमारे देश के लिए अच्छी बात नहीं है, इसको हम प्राथमिकता देने वाले हैं। इसमें 2 चीजें हम कर रहे हैं। हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री ने ब्रिटिश कंपनी है हावरक्राफ्ट की, गोवा शिपयार्ड ने उनके साथ जॉइंट वेंचर किया है, और 70 हावरक्राफ्ट को बनाने का ऑर्डर उनको, वो यहां गोवा में बनाने वाले हैं। मैंने उस कंपनी के हावरक्राफ्ट के साथ रामेश्वरम में मैं जाकर आया, और अभी एक 15 दिन पहले मैं भी लंदन में था, और मैंने उनसे चर्चा की कि हम लोग 250-300 सीट के हावरक्राफ्ट बना सकते क्या। उसकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर तक जा सकती है, और उनने उसमें तैयारी बताई है। और आज मेरी डिफेंस मिनिस्ट्री से बात हुई है, वो 70 हावरक्राफ्ट गोवा में बना रहे हैं, जरूरत होगी तो उनके साथ, नहीं तो हम उनकी व्यवस्था, कलकत्ता में हमारा एक बहुत बड़ा यूनिट बंद पड़ा हुआ है, तो हावरक्राफ्ट के बारे में वहां भी हम सोच रहे हैं। हाँ, हुबली डॉक का, उसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं। मैं आया नहीं कभी, पर उसका मैंने आज आने वाला हूं। सम्माननीय सदस्य, सम्माननीय महोदय, मुझे आश्चर्य लगता है कि आपके मुख्यमंत्री और मेरी मीटिंग तय हुई है और मैं कलकत्ता आने वाला हूं, ये आपको पता कैसे नहीं है? तो मैं आने वाला हूं, और आपको बुलाया उस मीटिंग में, आपको बुलाने वाला हूं, और पूरे एजेंडा पर चाहे वो तारीख भी तय हो गई है, आपके इनसे भी मेरी बात कैंसिल कर दिया। मैंने कैंसिल, वो भी बताइए सबको। एक बार प्रोग्राम तय हुआ था, ये कह रहे सच है। मुझे
हमारे यहाँ एक कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी के साथ है, इसलिए वो कैंसिल करना पड़ा। पर मैंने फिर खुद होकर अपने ऑफिस से, मुख्यमंत्री जी के ऑफिस से चर्चा करके वो तारीख निश्चित की है। और जिसका नाम लेता है उनको मत नहीं। इसमें दूसरी बात बताना चाहता हूं, और एक अच्छी बात है कि हमारी सरकार आने के बाद हमने सी प्लेन को अनुमति दे दी है, और पहला समुद्र पर उतरने वाला, पानी पर उतरने वाला प्लेन हमने मुंबई में अनुमति दे दी है। और मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान के हर तालाब में केवल 100 मीटर जगह लगती है। अंडमान निकोबार में यह प्लेन शुरू है। अब मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारा टूरिज्म भी बढ़ेगा, और हमारे एयर स्ट्रिप से प्लेन निकलकर पानी में उतरेंगे तो नया प्रकार का एक ट्रांसपोर्ट मोड हमारे लिए मिलेगा। ये सब जगह उतर सकता है। केवल प्रॉब्लम यह है कि इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कनाडा में होती है, तो उसकी कॉस्ट ज्यादा होती है। हमारे इंडियन सिनेरियो में उसकी कॉस्ट कम करने के लिए मैंने डिफेंस मिनिस्ट्री को रिक्वेस्ट की है कि जॉइंट वेंचर करके अगर इंडियन इसमें अगर होती है तो कॉस्ट कम होगी, तो टिकट कम होगा। तो ऑलरेडी हमारे अंडमान निकोबार में ये व्यवस्था है, और मुंबई में शुरू हुई है, मुंबई शिरडी की शुरू हुई है। तीसरी और एक अच्छी बात आपको बताना चाहता हूं। अभी मैं यूरोप में था, एक बस मैंने देखी जो पानी पर भी चलती है और रोड पर भी चलती है। तो मैंने खुद उस बस में बैठने का भी मौका मिला और उसको चलाने का भी मौका मुझे मिला। और JNPT जो है हमारा, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, उन्होंने पहले इस बस का ऑर्डर देने का निर्णय किया है, और मुंबई में ये पहली बस आने वाले 3 महीने में शुरू हो जाएगी, जो रोड पर भी आएगी और पानी पर चलेगी। और अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो ये भी हमारे लिए अनेक जगह पर एक बहुत बड़ा हो सकता है। तीसरी बात कैटरमैन की। कैटरमैन के बारे में ऐसा है कि हाँ कैटरमैन, उसके बारे में, कैटरमैन के बारे में ऑस्ट्रेलियन कंपनी का हमारे साथ चर्चा हुई है। क्या है कि वहां से लाने में टिकट कॉस्ट जो बढ़ती है, क्योंकि कैपिटल कॉस्ट ज्यादा है। अगर हम इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, मेक इन इंडिया जो प्रधानमंत्री जी का मंत्र है, तो अगर हम इंडिया में बनाएंगे तो कॉस्ट कम हो जाएगी, और कॉस्ट कम हो जाएगी तो टिकट कम होगा। हम उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं, और उस इंडस्ट्री को प्रोबेबल हुबली में, कलकत्ता में शुरू करने के बारे में हम सोच रहे हैं। एक मैं आपसे जहां तक हमारे सम्मान्य सदस्यों ने हाँ, चेन्नई से लेकर वहां की भी सर्विस के बारे में कहा है, मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि निश्चित रूप से साउथ में चेन्नई है, मैंगलोर है, गोवा है, गोवा से गुजरात की बॉर्डर है, त्रिवेंद्रम भी है। बिल्कुल, त्रिवेंद्रम के बारे में भी मुझे पूरी चिंता है, और स्वाभाविक रूप से मैं हमारी सरकार के बारे में आपको विश्वास देना चाहता हूं। आप कोई भी पार्टी के और कोई भी सरकार हो, आप मेरे पास आइए, आपका लेजिटिमेट जुनैन काम होगा तो 101% मैं करके दूंगा, और आपको कोई अड़चन उसमें नहीं आएगा। सर, ये मैं आपसे और एक अपील करूंगा कि हमारे पास ये जो IIMU का कैंपस कोलकाता में भी है, गोवा में, कोंकण में भी है, पर इसमें और सुधार करने की आवश्यकता है। नहीं, ये जो विशेष रूप से शिपिंग और इस इंडस्ट्री के साथ जो टेक्निकल कोर्सेस है, जो मैन पावर को ट्रेन करने वाले कोर्सेज, जिसकी यूनिवर्सिटी हमारी मैरिटाइम यूनिवर्सिटी चेन्नई में है, तो चेन्नई में भी जो यूनिवर्सिटी है उसकी भी थोड़ी समस्या है, क्योंकि जब पुराने सरकार ने यूनिवर्सिटी बनाई है तो नई सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको कोऑपरेट उन्होंने करना चाहिए। ये बात, हमारी बात आप आदरणीय जयललिता जी के पास जरूर पहुंचाइए। अगर वो होगा तो ये यूनिवर्सिटी देश के लिए एक बहुत बड़ा उपयोग हो सकती है। नहीं, ये जो आपने आग्रह किया है कुछ लोगों ने कि ये इंडियन वेसल को क्यों लगा नहीं रहे, तो ऐसा है कि ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का ही रिकमेंडेशन है कि 500 टन ग्रॉस टन जिसका वजन है उससे इसको ड्रॉप करें।
तो आपने जो सुझाव दिए वही हमने इस बिल में सुधार किया है। सी फेयरर्स के बारे में आपने कहा है कि सी फेयरर्स मीन्स पुरुष भी है और महिला भी है, और ये बात आपने जो व्यक्त की है कि बिल्कुल सही है कि हम लोग 21वीं सदी में जा रहे हैं, तो पुरुषों के साथ महिलाओं को भी प्राधान्य देना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल सही है और सरकार इसको स्वीकार करेगी और इसको जरूर मान्य करेगी। जहां तक पोर्ट्स के बारे में आपने कहा, थॉमस साहब ने कहा अभी, पोर्ट्स को मॉडर्नाइज करने की बहुत आवश्यकता है। मैं अभी रॉटरडैम में गया था, हॉलैंड में। नदी के दोनों बाजू में इतना बड़ा पोर्ट है। बेल्जियम में गया तो मुझे बड़ा दुख हुआ, और हमारे यहाँ इसका हमने ठीक प्रकार से अभी तक नहीं किया है। कौन? मैं इसके पहले ही बहुत घूम चुका हूं। मिनिस्टर प्लीज। तो मैं आपको ये विश्वास देना चाहता हूं कि ये जो आज आपने जो हमने प्रस्ताव आपके सामने रखा है, ये देश के हित में है, इन्वायरमेंट के हित में है, और विशेष रूप से जो मजदूर है उनके साथ उनके अधिकारों की रक्षा करके उनको न्याय देने वाला है। और इसलिए केवल जो पेंशन की बात की, ऑलरेडी इनकी वेलफेयर एसोसिएशन की स्थापना हुई है और शिपिंग इंडस्ट्री के मालिक उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, और उनको पेंशन के बारे में उन्होंने उसके बारे में देने की शुरुआत की है। मैं गोवा सरकार का अभिनंदन करूंगा कि उस सरकार की जिम्मेदारी न होते हुए भी उन्होंने गोवा में ये जो सी फेयरर्स है इनके लिए पेंशन शुरू की है। तो मैं निश्चित रूप से, चाहे हेल्थ सर्विसेज है, मेडिकल सर्विसेज है, उनके अधिकार है, उसका इन्वायरमेंट है, ये सब बातों की रक्षा होने के लिए ये बिल आया है। ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने उनके अधिकारों को ध्यान में लेकर लाया हुआ है, और इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मुंबई के बारे में आपको पता ही है कि मुंबई का जो बीपीटी, मैं तो मुंबई का रहने वाला हूं, तो बीपीटी में अभी तो मुंबई में ट्रैफिक जाम है सब उसके बाजू में। तो हम लोग सोच रहे कि बीपीटी को हम कैसे अच्छी तरह से उसका विकास करें, और उसको करने के बारे में आप वहां के सांसद है, उसका प्लान तैयार हो रहा है। और मुंबई हमारे देश का कमर्शियल कैपिटल है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की डेवलपमेंट ये मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के एरिया में होगी, उसका सभी प्रकार के सुधार लागू होंगे, और मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं कि उसको प्रायोरिटी मिलेगी। मैं फिर से एक बार आप सबसे अपील करता हूं, मैं आपसे अपील करता हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो था, इसके ऊपर आप सब लोगों ने जो सुझाव दिए, जो मार्गदर्शन किया, और इस शिपिंग इंडस्ट्री के बारे में, इनलैंड वाटरवेज के बारे में आपने अच्छे अच्छे सुझाव दिए, इसलिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि ये दोनों अमेंडमेंट को आप मंजूर करने की कृपा करें।